नमस्कार, संध्या वंदन। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपसे कुछ मन की बात करेंगे। कुछ वर्ष पहले मेरे एक मित्र ने मुझे एक किताब दी थी, एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक। हालांकि उस किताब की अंग्रेजी जरा मुश्किल थी, बहुत पेशेंस लगता था उससे पढ़ने में, लेकिन अपने आप में बड़ी क्लासिक किताब थी। आपको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िए। उस किताब में एक बात ये कही थी कि 21वीं शताब्दी में समाज में हर चीज, शिक्षा, राजनीति, मनोरंजन, सोसाइटी, पर्यावरण, सभी चीजों में बहुत तेजी से परिवर्तन होंगे। और इतनी तेजी से परिवर्तन होंगे कि बहुत लोग जो उसके लिए पहले से भी तैयार नहीं है तो वो भौचक्के हो जाएंगे, बौखला जाएंगे। कहने को तो 21वीं शताब्दी 2000 में शुरू हुई थी, और आपको याद होगा कि उस 2000 में एक बड़ी क्लासिकल बात हुई थी, जो कि शायद औसत बुद्धि का हर इंसान जानता है। कंप्यूटर सिस्टम हर चीज में है, और उसमें नंबरिंग जो होती है 0 से शुरू होती है, 000 से फिर 1 2 3 4 चेंज होता जाता है। जब उसमें सारे डिजिट्स पूरे हो जाते हैं तो फिर से 0 से शुरू हो जाता है। ये बहुत बेसिक सा फंडामेंटल था, सभी जानते हैं इसको। लेकिन 5 साल पहले से एक शिगुफा छोड़ दिया गया दुनिया में कि 2000 में सारे कंप्यूटर बेकार हो जाएंगे, हवाई जहाज चलना रुक जाएगा, ट्रेन चलना रुक जाएगा, बैंक बंद हो जाएंगे। अफवाह फैला दी गई, Y2K जिसे कहते हैं। और बाद में लोगों को समझ में आया, सिर्फ जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, जिन्हें नए नए सॉफ्टवेयर्स को मार्केट में लाना था, बेचना था, उसके लिए एक माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया था। 1995 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी। उस समय लोगों ने नहीं माना था, आज 25 साल बाद वो संभव हो पाया। 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यदि कोई टीचर अपनी पढ़ाई में कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करता है तो उससे नहीं काम चलेगा, उसे कंप्यूटर इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, वरना वो अनपढ़ है। लोगों ने बात को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। कंप्यूटर और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी 1995 में आ गई थी, तो भी एजुकेशनिस्ट ने इस बात को नहीं सोचा। टीचर्स इस बात की जरूरत नहीं महसूस कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस भी एक जरूरत हो सकती है। ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आ चुका था, लेकिन फिर भी उसे लोग कैजुअल ढंग से लेते थे। लेकिन कोरोना महामारी के बाद, और कोरोना महामारी में मजबूरी हुई तो ऑनलाइन क्लासेस टीचर भी पढ़ाने लगे, बच्चे भी पढ़ने लगे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, और हमें उस टेक्नोलॉजी के बदलने के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। टीचर्स को भी बदलना पड़ेगा, साइंटिस्ट को भी बदलना पड़ेगा, नेता लोगों को भी बदलना पड़ेगा, समाज सुधारक लोगों को भी बदलना पड़ेगा, धार्मिक नेताओं को भी बदलना पड़ेगा। अभी तो कुछ साल पहले फिल्मों में 3D पिक्चर शुरू हुआ, बीच बीच में कभी कभी आ जाता था। अब आज कंप्यूटर में भी, मोबाइल में भी 3D सॉफ्टवेयर आ गया है, और उसका जो एक लाल और एक नीला वाला चश्मा लगा कर के आप मोबाइल में भी 3D वाले प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी जबकि बहुत पुरानी है, कंप्यूटर और इंटरनेट आने के पहले ही शुरू हो गई थी, लेसर शो जो होते हैं जिसमें लाइट एंड साउंड का सिस्टम होता है,
उसमें कहीं कोई स्क्रीन नहीं होता, पर्दा नहीं होता है। स्मोक पैदा किया जाता है और इस स्मोक पे ही 3D, जो कि नॉर्मल जो 3D पिक्चर आते थे उनसे कहीं और ज़्यादा एडवांस चीज़ है। इसी में एक और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें होलोलेंस इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने दिल्ली में अक्षरधाम का जो लेजर शो देखा होगा, लेकिन हिंदुस्तान के कितने टीचर्स लोगों को अक्षरधाम का वो लेजर शो देखने के बाद दिमाग में आया कि अक्षरधाम में एक धार्मिक एपिसोड को प्रदर्शित करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे एजुकेशन में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? मनोरंजन के मामले में पिक्चरों में, पिक्चर हॉल में 3D के बाद 4D, 5D, 6D, 7D टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आपके शहर में भी कुछ जगह ऐसे होंगे जहां पे 5D, 6D और 7D शोज पिक्चर हॉल में होते होंगे, जिसमें 3D के साथ साथ ऐसा सिस्टम होता है कि यदि बारिश का सीन आया तो थोड़ी सी बारिश की बूंदें आपके सिर पे टपक जाती हैं। यदि उसमें सीन ऐसा है कि आप कार से चल रहे हैं तो पता चलता है कि जो है आपको लगता है कि आप कार में बैठे हुए हैं, आपकी सीट में भी जो कार का पहिया जैसा लगा हुआ है और वो चल रहा है, ऐसा आभास होता है। तो यही चीज़ ऑगमेंटेड रियलिटी में आ गई है कि 3D से भी एडवांस चीज़ है। आज हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, कुछ साल पहले तक वो भी कल्पना की चीज़ थी, लेकिन अब आज संभव हो गई है, जिसमें हमारे ऑफिस के दूसरे लोगों से, ऑफिस के लोगों से या हम अपने रिश्तेदारों से जो सुदूर बैठे हुए हैं उनसे मोबाइल पे या हमारे लैपटॉप पे उनकी इमेज आती है और आवाज़ भी आती है। हम उनकी आवाज़ सुनते हैं, हम उनका चेहरा देखते हैं, वो भी हमारा चेहरा देखते हैं। लेकिन ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है 3D में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी ये सोसाइटी में आ जाएगी, जिसमें बोथ वेज होगा ये कि हम यदि अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं तो 3D में हमारे लैपटॉप पे वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो हमारे सामने मौजूद है और हम उसके बीच में बैठे हुए हैं, और उसे भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो 3D में 4D में चीज़ों को देखेगा और हमें वैसे ही महसूस करेगा कि बिल्कुल हम उसके बीच में सामने उसके बैठे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी एक बात होती है और टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एक अलग बात है। टेक्नोलॉजी तो आ जाती है, लेकिन लोगों को उस टेक्नोलॉजी को के एप्लीकेशंस को समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि बाद में कैसे कैसे कहाँ कहाँ उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे 1995 में कंप्यूटर इंटरनेट आ गया था, मोडेम आ गया था। आपको पता है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल किस चीज़ में हुआ था? क्योंकि आपके स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर की किताब में ही नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले ये इस्तेमाल हुआ था निकनेट में। निकनेट में जिसमें सरकारी जितने भी दफ्तर हैं हर जिले के, वो एक दूसरे से नेटवर्क से कनेक्ट हुए, जिसमें अब किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को यदि किसी चीज़ के बारे में कोई प्रेजेंटेशन देना है, जानकारी लेना है कि उसके ज़िले में की जनसंख्या कितनी है, किस किस जाति के कितने लोग हैं, या उनमें एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है, ये सारी जानकारी उन्हें तुरंत मिल जाती है। पूरे हिंदुस्तान में ये नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। उससे पहले रेलवे रिजर्वेशन कराने में 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन उसके बाद ये मोडेम जब शुरू हुआ, जो कि कंप्यूटर के सिग्नल को टेलीफोन लाइन के सिग्नल में चेंज कर देता था, तो अब पहले तो साइबर कैफ़े शुरू हुआ और अब अपने घर में ही बैठे हुए अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से भी ट्रेन का रिजर्वेशन करा लेते हैं, प्लेन का रिजर्वेशन करा लेते हैं।
एक और चीज़ सोसाइटी में, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जरा एल्विन टॉफलर की किताब आप पढ़ेंगे और फिर सोचें, क्योंकि हमारी बुद्धिजीवियों से अपील है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो। पिछले 30 साल में जिस तरीके से चीज़ें बदली थी, 30 साल पहले क्या था, आज क्या है, और आज के 5 साल पहले सोसाइटी में क्या चीज़ें आएंगी, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें अपनी नई पीढ़ी को उसी के हिसाब से इक्विप करना पड़ेगा। हमारे दादा ये करते थे, नाना ये करते थे, उनसे उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, समस्याएं अलग थी। आज की समस्याएं अलग हैं, आज के चैलेंजेस अलग हैं, तो उसके हिसाब से उन चैलेंजेस के समाधान भी हमें नए ढूंढने पड़ेंगे। तो इसमें एक और चीज़ हो रही है जो कि आपने देखा होगा, अभी तक का जो बिजनेस का सिस्टम था, मार्केटिंग का जो सिस्टम था, मैन्युफैक्चरर होता था, उसके बाद उससे होलसेलर के पास चीज़ आती थी, फिर रिटेलर के पास आती थी, फिर मोहल्ले के दुकानदार के पास आती थी, और फिर उसके बाद जो है ग्राहक के पास आती थी। उसमें चीज़ें की कीमत बढ़ती जाती थी। लेकिन एक ही बार ये सोचा गया, जरा सा देखिए फ़र्क कहाँ पड़ता है। एक किसान जो 25 किलो आलू लेकर के आता है गांव से, आलू की लागत उसकी पड़ी थी 8 रुपये, और वो 10 रुपये किलो में बेचता है, तो यानी कि उसे दिन भर में कितनी आमदनी हुई, 50 रुपये, जबकि उसने 8 रुपये वाली चीज़ को 10 रुपये में बेचा। वहीं पे माल में जैसे एक यदि स्टॉल है, वो 1000 किलो आलू यदि बेचता है, उसकी लागत भी 8 रुपये थी, यदि 9 रुपये में भी बेचा उसने, तो उसको 1000 रुपये की आमदनी हुई एक दिन में। सभी चीज़ों में सिस्टम लागू होगा, मेडिसिन के मामले में भी है, बिजनेस में भी है, सारे चीज़ों के व्यापार का अब सिस्टम चेंज हो गया है। एजुकेशन का सिस्टम भी चेंज हो रहा है। जब ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट आया था, तो उसे लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसे सेकंड ग्रेड का समझते थे, लेकिन आज वही टेक्नोलॉजी जो है हमारी आवश्यकता बन गई है। एक हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें स्पून फीडिंग बहुत है। क्लास में 60 बच्चे हैं, और 60 बच्चों में 60 बच्चों का IQ अलग अलग है। टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, और एक स्टैंडर्ड से उसे पढ़ा देते हैं क्लास में। फिर वही बात होती है कि कुनबा डूबा क्यों, स्टैटिस्टिक्स ज्यों का त्यों। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तो हमने तय कर लिया कि एक बूढ़े बुढ़िया थे और उनके 4 बच्चे थे, और उन्होंने जो है जब नदी पार करने जा रहे थे, तो जो जितने बच्चे थे छोटे बड़े, सबकी लंबाई का एवरेज निकाल लिया, और नदी की गहराई देख लिया कि एवरेज इतना है, तो ये तो नहीं डूबेंगे। पता चला कि उसमें छोटे वाले डूब गए। तो ये जो सिस्टम है, विदेशों में क्या सिस्टम है, स्पून फीडिंग नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कराने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे टीचर पहले दिन ही बच्चे को बताते हैं, ये सिलेबस है आपका, ये किताबें हैं, और ये टॉपिक अब हम पूरे साल भर का वो बता देता कि इस तारीख को हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को ये डिस्कस करेंगे। 2 दिन बाद के लिए उसने टाइम दे दिया कि परसों हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, आप पढ़ करके आइएगा। बच्चा पढ़ करके आता है, थोड़ा बहुत किताब से पलट करके आता है। उसमें एम्फेसिस इस बात का रहता है कि बच्चे से ये कहा जाता है कि आपको उसमें जो बातें नहीं समझ में आई, आप वो पूछिए, वो हमसे पूछिए, वो हम बताएंगे। तो टीचर उसके लिए मेंटर की भांति कार्य करता है। इस तरीके से हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। बच्चों के अलग क्लास के अलग अलग बच्चे, उनका IQ अलग होता है, उनकी रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, उसके हिसाब से हमें एजुकेशनल मॉड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। उसकी वाकई जो प्रॉब्लम्स है, हम उसको बिल्कुल सरफेस से टच कर रहे हैं। जो क्या क्या टॉपिक उसको नहीं समझ में आ रहा है, किस टॉपिक को समझ में उसको परेशानी हो रही है, इंडिविजुअल हर बच्चे से हमने पूछा ही नहीं। हम तो एक पैटर्न पे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कराना है,
एक तो ये बड़ा रोग है। सिलेबस कंप्लीट कराना जो है स्कूल कॉलेजों में ऐसा रोग है जिसको लेकर के टीचर, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सब परेशान रहते हैं। पढ़ाई का सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कराया जाए, जो नहीं हो रहा है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी वाली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है होलोलेंस बनाना शुरू कर दिया है, मार्केट में लाए हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पिक्चरों में और कुछ प्रोग्राम में, जैसे कि एक आदमी कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो ऐसे ही हाथ से जैसे करता है और हॉल स्टेज के बीच में ही जो है वो चीज़ रेज बन सी जाती हैं। टेबल बन जाएगा, कंप्यूटर बन जाएगा और उसमें कीबोर्ड बन जाएगा और उस पर ऐसे ऐसे उसने किया और उसमें जो है वो फंक्शन परफॉर्म होने लगता है। बहुत सी चीज़ें क्योंकि अब जैसे टेक्नोलॉजी में डिसेक्शन कराया जाता था कुछ साल पहले तक, सारी दुनिया में कराया जाता था, लेकिन सारी दुनिया में अब डिसेक्शन बंद हो गया। 50 साल तक हिंदुस्तान में बायो की पढ़ाई में मेढक का डिसेक्शन करवाया जाता था। क्यों कराया जाता था इसका कोई जवाब नहीं। मेढक का दो इम्पॉर्टेंस है, ये इंसेक्टिवोरस है, हानिकारक कीट पतंगों को खा जाता है, इस हिसाब से हमारे लिए फायदेमंद है। बीच में ऐसा हुआ कि कुछ देशों को मेढक की टांगें एक्सपोर्ट होने लगी और सारी हिंदुस्तान में सारे स्कूलों में मेढक का डिसेक्शन कराया जाता था। इतने ज़्यादा मेढक मारे गए कि अब मेढक भी जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हो गया है। बरसात होती है उसकी टर टर अब नहीं सुनाई देती है। केंचुआ जो कि हमारा किसान का मित्र था, इतना प्रदूषण हमने किया मिट्टी में कि केंचुए समाप्त होने लगे हैं। तो बीच में यूरोप से केंचुए मंगाए गए, इंपोर्ट किया गया और उससे फिर कल्चर किया गया। तो जब अब डिसेक्शन बंद कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज में जब जाएगा बच्चा तो उसके पहले जो उसकी ट्रेनिंग है, किसी एनिमल को डिसेक्ट करना नहीं सीखा है तो ह्यूमन का डिसेक्शन कैसे करना सीखेगा। वहाँ पे फिर वो 3D वाले जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, लेसन प्लान होने चाहिए, लेक्चर्स होने चाहिए, और यदि ये जो सिस्टम है ऑगमेंटेड रियलिटी वाला सिस्टम हो तो उस टेक्नोलॉजी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, कोई टेक्नोलॉजी जब नई आती है तो शुरू में महंगी होती है, लेकिन वो बाद में सस्ती हो जाती है। LED बल्ब की टेक्नोलॉजी आई, 200-225 रुपये में पहले मिलती थी, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा की योजना बनाई कि थोक के भाव हर नागरिक के लिए LED बल्ब उपलब्ध कराने की बात की। थोक के भाव जब मैन्युफैक्चरिंग हुई तो उसकी कॉस्ट कम हो गई, 85 रुपये में मिल जाता था और हर घर में अब LED बल्ब इस्तेमाल होने लगा। बिजली की खपत कम हो गई पूरे हिंदुस्तान में, तो उस बिजली को गाँव में सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सोलर फोटोवोल्टिक सेल की टेक्नोलॉजी 1990 के करीब में आ गई थी। 5-7 साल तक जो है बहुत जोर रहा, उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई। थोड़ा सा महंगा था, लेकिन फिर बाद में सरकार ने ये सोचा कि उसे इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया फोटोवोल्टिक सेल को, जो कि सूरज की रोशनी को बिजली के करंट में बदलता है। और ये कर दिया गया कि जिसके घर में लगाया जाए उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसके पिछले 3 साल का देख लिया जाएगा उससे बिजली का खपत कितना हर महीने का होता है, आपको उतना ही पैसा देना है। और लेकिन अब फोटोवोल्टिक सेल वाला जो इस्तेमाल किया गया, इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया गया, तो कॉस्ट कम हो गई, बिजली की खपत कम हो गई। और जो बिजली की खपत कम हो गई और जितनी पहले हो रही थी उसमें जो कॉस्ट में अंतर था, वो कॉस्ट अब वो सरकारी एजेंसी ले लेती है। नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसको ये सुविधा मिल गई। तो इस तरीके से
हम फिर से सब बुद्धिजीवियों से ये अपील करेंगे, सारे हिंदुस्तान के शिक्षकों से, स्टूडेंट से भी अपील करेंगे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड सीखनी है, और टीचर्स को भी कि वो नई टेक्नोलॉजी को युवा पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने में लीडिंग रोल अदा करे, तभी वो टीचर होना उसका सार्थक है। जो 10 साल 20 साल पहले से किताबों में लिखा हुआ है, उन बातों को पढ़ाने का अब कोई मतलब नहीं हो गया, उसमें से अधिकांश बातें निरर्थक हो गई हैं, तो उन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा। और आज के समय की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के हिसाब से जो नई चीज़ें हैं वो हमें विद्यार्थियों को बतानी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।